सिस्टम का। और एक होमवर्क क्या था तुम लोग को, ये एक सिलेंडर है, ये इसका आउटर पार्ट है, इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2, inner radius r1, outer radius r2, height is h। इनर सरफेस को टेम्परेचर T1 पे मेंटेन किया एंड आउटर सरफेस को टेम्परेचर T2 पे मेंटेन किया। बताना था कि R इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग क्या लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। Inner cylinder is maintained at temperature T1 and outer at T2। थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट माने या वेरिएबल माने, जैसा बोलो। लेट्स से वेरिएबल मानते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो यहाँ से r डिस्टेंस पे जाने पे k इज k नॉट इंटू 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। आज से फ्रीज हो गया पूरा। Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Zoom हैंग हो रहा है क्या तुम लोग का अभी, ऐसा कुछ कुछ ज्यादा ही हो सर रहा है। आईपैड में बहुत हैंग होता है। लास्ट 2-3 दिन से काफी ज्यादा हो रहा है। हाँ, सो कौन बताएगा इसका सॉल्यूशन? मनोज नायक, कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में? आदित्य, दोनों में से कोई भी आदित्य, कैसे सॉल्व करेंगे?
सर एलिमेंट ले लेंगे रेजिस्टेंस ऐसे एलिमेंट लेंगे सर सर आर आर पे डिस्टेंस डी पर। आर लेंस का। आर हाँ पे सर। डी आर लेंथ का, और वो एलिमेंट कैसा होगा? सर वो वो एक एक हॉलो सिलेंडर की तरह सिलेंडर ही टाइप। रहेगा। हाँ सर, ओके, हॉलो हॉलो सिलेंडर। सिलेंडर टाइप। हाँ सर, फाइन, फिर तो उसका आर पे वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे डीआर के टर्म्स में। वॉल्यूम क्यों चाहिए तुमको? नहीं कर्व सरफेस सीएसए से एरिया हो सर, जाएगा ना। सीएसए गलती से। हाँ फाइन, तो आर डिस्टेंस पे एक डी आर विड्थ का एक हॉलो सिलेंडर लिया। फाइन, सर वो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्या चीज? कर सकते सर वो नहीं सीएसए के लिए ना। नहीं नहीं नहीं। वो वॉल्यूम होता है पाई हाँ, स्क्वायर। हम लोग डी आर क्या लिखेंगे? डी आर इज एल अपॉन के ना, तो एल क्या लेंगे? एल विल बी डी आर, क्योंकि हीट यस इधर सर, फ्लो डीआर करेगा, रहेगा। तो लेंथ विल बी डी आर। तो एल अपॉन के क्या होगा वहां पे? के नॉट इंटू 1 प्लस आर बाई आर इंटू एरिया। एरिया क्या लेंगे? एरिया विल बी, अदिति, सर 2 पाई आरएच। 2 पाई आर एच एग्जैक्टली। तो एरिया विल बी, मुझे टॉप व्यू देखो, ऐसा कुछ एलिमेंट दिया है ना, उसका सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई आर और हाइट है h, एरिया विल बी 2 पाई आर एच, राइट? और ऐसे सारे क्या होंगे सीरीज में, वन आफ्टर द अदर। टॉप व्यू में देखो तो ऐसे सारे वन आफ्टर द अदर सीरीज में, राइट? यस सर, तो इंटीग्रेट कर देंगे सीधा। सीधा इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक? सर R1 से R1 R2। से R2। R1 से R2, तो ये बन गया dr अपॉन k naught times of 2 pi rh plus k naught into 2 pi r square h upon r। ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट करें आता है? सर वो सब्स्टिट्यूशन के तरीके से करेंगे ना, जो k नॉट इंटू 2 पाई आर स्क्वायर एच है उसको हम t मान लेंगे। तो नहीं होगा उससे, नहीं हो पाएगा। सर एक बार सारे कांस्टेंट बाहर लिखो। ठीक है, तुम्हारे पास एक ऐसा कुछ बन जाएगा dr अपॉन k नॉट इंटू, सर पाई और h आ जाएगा। 1 अपॉन k नॉट इंटू 2 पाई h इंटीग्रल ऑफ r प्लस r स्क्वायर बाई r। एक्चुअली ये वाला फॉर्म तुम लोग कभी सिखाया नहीं गया। कैपिटल आर क्या? कैपिटल आर क्या है नीचे वाला? कैपिटल आर कोई कांस्टेंट है, लेट्स से आर नॉट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, एक्चुअली ना ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का, मतलब या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका एक इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्म होता है तुम्हारे पास। फाइन, तो एज ऑफ नाउ हम लोग इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और डायरेक्ट रिजल्ट लेके इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो जैसे तुम लोग को अगर आएगा तो तुमको ये फंक्शन नहीं दिया होगा, मतलब अभी के लिए, बट मैथ्स पढ़ा दिया जाए तो फिर तुम इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए अरे तुम लोग इतना लेट से क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? तो अभी के लिए हम लोग अपना फंक्शन को यहीं छोड़ देंगे, r प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर नॉट। इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता।
किसी को पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैसे इंटीग्रेट करते हैं? थोड़ा बहुत बताया गया होगा आई थिंक ऐसा कुछ। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर याद है? हम लोग पुट किए थे, पुट x इक्वल टू a tan थीटा। हाँ तो सर यही बोल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ तो अभी और मतलब अगर तुमको इसका इंटीग्रेशन पता चल गया सर लेकिन तो उसमें फिर- एक x वाला टर्म आ रहा है। एग्जैक्टली तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, क्लास 10th में एक पढ़े थे तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर, याद है? हाँ सर यस उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले टर्म में दो टर्म में स्प्लिट करो। चलो मैं कर ही देता हूँ। मैंने x को tan थीटा पुट किया तो dx आ गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये बन गया मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन x स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। a स्क्वायर को कॉमन ले लो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज sec स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया 1 बाई a इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा और आंसर आ गया 1 बाई a। d थीटा क्या है? d थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा और थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x बाई a। तो इस फॉर्मेट का आंसर ये होता है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? आर स्क्वायर बाई आर नॉट प्लस आर टू। तो मैं इस 1 बाई 2 पाई के नॉट एच को वैसे ही छोड़ रहा हूँ। हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर नॉट को ऊपर भेज दो, डी आर अपॉन आर नॉट आर प्लस आर स्क्वायर, राइट? इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक काम करो, इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कंप्लीटिंग द स्क्वायर, याद है? हाँ सर इसको कैसे करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से? r plus r naught by 2r the whole square minus r naught square by 4। ऐसा? हाँ यस फाइन। ये याद है सबको? यस हाँ सर मैथ्स में तो ऑप्शन में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों के पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट डी आर अपॉन ये वाला टर्म देखो क्या बन गया, आर प्लस आर नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये तुम्हारा दूसरे फॉर्मेट में आ गया तो मुझे उसके लिए भी पहले डिराइव करना पड़ेगा। सर इसमें साइन थीटा वाला अब तो तुम्हारे पास इस वाले टर्म, हाँ इस वाले टर्म को तुम x मान लो, इस वाले टर्म को तुम a मान लो, तो तुम्हारा इंटीग्रेशन का फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सर x को हम a साइन थीटा मान लेंगे तो dx जो हो जाएगा वो सर तो फिर dx हमारा हो जाएगा a cos थीटा और नीचे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा तो फिर वो इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पुट कर देते हैं थीटा d थीटा अपॉन x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट? यस सर मैं पूरा कैलकुलेशन फिर से दिखाऊंगा, आराम से देख लो। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा विद द माइनस साइन अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया तुम्हारे पास माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा। तो ये भी नहीं पता है, अब क्या किया जाए?
और हम ऊपर नीचे 2a से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाला टर्म x माइनस ए और x प्लस ए को स्प्लिट कर लेंगे तो हो जाएगा सर। ओके, तो यहाँ पे तुमने किया वन, तुमने किया 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। एक मिनट, तुमने बाई पार्ट्स कब पढ़ा? बाई पार्ट्स तो पढ़ा ही नहीं गया है। सर वो दिनेश सर ने बस फॉर्मूला बताया था, तो बता दिया था। फॉर्मूला बताया था, बोला जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथ्स में बताएंगे बाद में। अच्छा, ऐसा कुछ किया था। हाँ सर। ठीक है, तो ए और बी का वैल्यू पता है? ओके, अगर नहीं पता है तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस ए बी, ये टर्म बनेगा। और कोई टर्म बनेगा? ए एक्स ए, हाँ सर वो साइन थीटा के सेक थीटा के साथ नीचे ए भी बचा है। एक थीटा के साथ नीचे ए भी बचा। वैसे तुमको डायरेक्टली ना इसका इंटीग्रेशन भी पता होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, ये भी तुम याद करोगे, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है। अगेन मैथ्स में है, तो अभी हम लोग उसका काम नहीं कर रहे। अभी जो हम लोग को पॉसिबल तरीका है वो सब देखते हैं। तो अब x माइनस सर है, x एक्चुअली मैं माइनस पहले दिनेश सर की क्लास में नहीं था, ये कैसे है, मतलब ये आप बता सकते हैं फॉर्मूला क्या? इसको बोलते हैं इधर- इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सर सॉरी एक बाय इंटीग्रेशन पार्ट, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ वही बाय पार्ट्स का तो फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये ऐसा होता है कि अगर 1/, ऐसा पूछो 1/x इंटू एक्स माइनस बी इंटू मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और फिर तुम इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, ए बी सी का वैल्यू निकाल के, ए बी सी डी का वैल्यू निकाल के। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम ए बी सी डी का वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर और भी तुमको तरीका बताया जाएगा। डायरेक्टली इस वाले में जैसे ए का वैल्यू निकालना है, तो इस वाले टर्म को भूल जाओ, इसमें एक्स की जगह ए पुट कर दो, तुमको ए का वैल्यू मिल जाएगा, बट इग्नोर एज ऑफ नाउ। ये तुमको सिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए रुको, अभी के लिए ये छोड़ दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अभी के लिए हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं अपना आंसर, यहाँ तक इंटीग्रेशन तुम लोग को सिखा दिया जाएगा। यहाँ तक करने में कोई दिक्कत है? नो सर। किसी को भी? ठीक है, तो उसके आगे वाला पार्ट तुमको अच्छे से बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट जंप करके कोई फायदा नहीं है। एक्सप्रेशन लिख लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, फाइन। यस सर। इसमें कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। सर कल का डाउट Done? आप लेने वाले हो क्या? कब है? सर कल 5:30 है। आज मैं नहीं लेने वाला हूँ। नहीं, सर, मैं कल पनवेल वाले स्टूडेंट्स का टॉर्क पे सेशन लेने वाला हूँ, पनवेल के लिए। ओके सर। अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, सर कितना बचा? टॉर्क में अगर प्रॉब्लम हो रहा है। एक सेशन है, 2 में स्प्लिट किया हूँ, एक है उस समय चेक करना होगा, एक है 12:30 to 2 और एक है 2:30 to 4, दोनों में सेम चीज होगा। फाइन, डन। नेक्स्ट हेडिंग दो।
growth of ice, growth of ice. So let's say ये एक pond है, let's say लेह में ये pond है, लेह का टेम्परेचर माइनस में है, ऐसे माइनस थीटा डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, पहले जो पॉन्ड का पानी था वो स्टार्टिंग में लिक्विड फेज में रहा होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, और धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, वो आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो लेट्स से मुझे फाइंड करना है कि किस रेट से वो कन्वर्ट हो रहा होगा, किस रेट से आइस का जो लेयर है उसका थिकनेस इंक्रीज कर रहा होगा। बेसिकली हम ये फाइंड करें। सो लेट्स से एट एनी इंस्टेंट ये वाला लेयर इतना दूर, ये आइस बन गया, और इसके नीचे जो है वो लिक्विड है, वाटर, और ऊपर आइस बन चुका है, ये थिकनेस है भाई। इन अ फर्दर dt टाइम, स्मॉल टाइम इंटरवल dt, इतना लेयर ऑफ आइस और फॉर्मेशन हुआ। फाइन। तो अगर मुझे इतना आइस बनाना है तो इसमें से हीट निकालना होगा या इसमें हीट देना पड़ेगा? निकालना होगा। निकालना होगा, क्योंकि लिक्विड से मुझे आइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हीट टू बी एक्सट्रैक्टेड, मान लो क्रॉस सेक्शन है ए, हीट टू बी एक्सट्रैक्टेड कितना आएगा? डेंसिटी रो मान लेना, डेंसिटी ऑफ आइस एज वेल एज लिक्विड रो मान लेना। ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस था, आइस में कन्वर्ट हुआ, कितना हीट निकला उससे? m into l, ml हीट निकालना पड़ेगा ना, वाटर एट 0 से आइस एट 0 पे कन्वर्ट करने के लिए। तो m क्या लिखेंगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये मास हो गया, इनटू l कर दो। तो इतना हीट मुझे एक्सट्रैक्ट करना होगा। अब ये हीट फ्लो किधर से किधर होगा? हीट फ्लो इस वाले लेयर से डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा? सर अपवर्ड जाएगा। अपवर्ड जाएगा। तो ये जिस रेट से हीट यहाँ पे इतना हीट निकला, उतना हीट आइस के थ्रू बाहर निकल जाना चाहिए, राइट? तो आइस के थ्रू जो बाहर निकलेगा दैट इज Ka इनटू टेम्परेचर डिफरेंस 0 माइनस माइनस थीटा अपॉन y। सर ये सब ये मेरा होगा क्या? ओके सर ये मैंने माना है। हीट ऊपर जाएगा, उसके बाद क्या किया आपने? ठीक है ओके। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, जैसे जो आइस फॉर्म हो चुका है, उस आइस का थिकनेस है y, एंड लेट्स से K इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस। तो यहाँ पे टेम्परेचर 0 का है और यहाँ पे टेम्परेचर माइनस से जाता है, और वो आइस है बीच में, तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी मैं K मान लिया। फाइन। ओके सर, तो उसके थ्रू कितना रेट से हीट हीट पास जा रहा होगा? ओके सर। हाँ, dq by dt मैंने लिखा। फाइन। यस सर। तो पर सेकेंड इतना हीट पास कर सकता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये क्या बनेगा? a थीटा बाई y इज इक्वल टू dq बाई dt, और dq बाई dt यहाँ से देखो क्या आएगा? रो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, l इज लैटेंट हीट, वो भी कांस्टेंट है, इनटू dy बाई dt लिख सकते हैं। फाइन। यस सर। यहाँ पे रो कांस्टेंट, a कांस्टेंट, l कांस्टेंट, तो वो dq by dt क्या बन गया? dy by dt बेसिकली। बाकी सारे चीज कांस्टेंट में बाहर आ गए।
तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया के ए थीटा बाई वाई इज इक्वल्स टू रो ए एल डी वाई बाई डी टी। तो वेरिएबल सेपरेट करो, ए गेट्स कैंसिल्ड, हमारे पास बन गया डी टी इज इक्वल्स टू रो एल बाई के थीटा इंटू वाई डी वाई। लेट्स से टी इक्वल टू 0 पे थोड़ा भी आइस नहीं था, टी इक्वल टू टी पे वाई लेयर तक आइस बन गया, तो बन गया टी इक्वल टू रो एल बाई के थीटा इंटू वाई स्क्वायर बाई 2। मतलब सर हमें ये टाइम मिला ना कि कितने टाइम में वो डीवाई वॉल्यूम का नहीं। आइस फ्रीज हो जाएगा। नहीं, देखो मैंने कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया, 0 से t तक इंटीग्रेट किया ना। व्हाट डज दिस मीन कि कितने टाइम में y कितना हाइट तक पानी फ्रीज कर जाएगा, मुझे y के फॉर्म में मिला ना। मैंने अज्यूम किया कि 0 टाइम पे y 0 है, मतलब कि Yes. मैंने अज्यूम किया कि t इक्वल टू 0 पे थोड़ा भी आइस नहीं है, राइट। और Yes. t इक्वल टू टी पे आइस का लेयर मैंने y माना, तो मुझे आइस का थिकनेस मिला ना। ओके सर। ठीक है, तुम लिख सकते हो टाइम इक्वल टू रो थीटा इनटू थिकनेस ऑफ आइस स्क्वायर अपॉन 2। अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पर ध्यान देना, L जो है वो लेंथ नहीं है, वो क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कितना होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर? सर 80 कैलोरीज। 80 कैलोरीज पर ग्राम। Done? सर इसमें के जो हमारा रहता है वो मतलब वो ऐसे के दिया ऑफ रहता है। आइस वो तुमको दिया रहेगा वैल्यू। सर और थीटा को हम रेडियन में लेंगे ना। टेम्परेचर है। आदित्य, थीटा रेडियन में कहाँ से आ गया? नहीं अरे सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, टेम्परेचर। हाँ सर टेम्परेचर को मतलब हम फ़ारेनहाइट किस केल्विन में लेंगे ना, मुझे पूछना ही था थीटा को। फ़ारेन? अच्छा हाँ, केल्विन में लेंगे। तो टेम्परेचर डिफरेंस होता है। हाँ बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस है तो तुम केल्विन में लो। यहाँ पर क्या है, Celsius थीटा में माइनस लो 0 है ना, फर्क नहीं पड़ेगा। सेल्सियस दोनों सेम वैल्यू आएगा। डन? यस सर। फाइन, तो इसके साथ अपना कंडक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट हेडिंग दो, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा आइडिया रखना चाहिए। कन्वेक्शन में क्या होता है, दो टाइप ऑफ कन्वेक्शन होता है। फर्स्ट इज नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन। If heat transfer is due to temperature difference, basically density difference, temperature difference, density difference, it is called natural. It is called natural convection. For example, डेंसिटी ट्रांसफर जो होता है अर्थ का वेदर, इसी की वजह से तो होता है। हमारा बस ये नहीं है, अर्थ का क्या सर वेदर अर्थ का? अच्छा वेबर, ओके। और सर कुछ अगर सिंपल सा वाटर में हम सर लोग वो आइस सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होते हैं ना। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, हाँ ठीक है फाइन।
सी ब्रिज, लैंड ब्रिज या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ यस वाटर सर, भी डेंसिटी बॉइलिंग डिफरेंस या के कारण फिर होता है। अगर वाटर में हमने आइस डाल दिया तो उसमें भी फ्लो जो रहता है हीट का वैसे ही रहता है। और जहां पर भी तुम्हारा मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, दैट इज नेचुरल। एग्जांपल, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर मैंने बताया था तुम लोग को पहले स्टार्टिंग में ही, हाँ उस कैसे होता है। सेकेंड वन इज फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन जहां पर हम लोग एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू हीट ट्रांसफर करवा रहे हैं। if the fluid particle are forced to move by an external agent। तो बॉइलिंग इसका भी एग्जांपल हमने, अच्छा वो ब्लो कर बॉइलिंग में भी वो जो फ्लो होता है ना, बॉइलिंग में हमने देखा था ना कि यहाँ का, हाँ वो डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है। जो वाटर हीटेड हो जाता है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तुम पढ़े हो डेंसिटी इक्वल टू रो नॉट इनटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का लिक्विड हीट होगा, उसका डेंसिटी कम होगा। डेंसिटी कम होगा तो ये ऊपर जाएगा और साइड वाला लिक्विड इसको फिल करेगा, राइट। तो इट इज ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। यहाँ पर जैसे फैन लगा दिया, ये कोई हॉट प्लेट है, हॉट प्लेट, तो हमने देखा था ये भी यहाँ से हाँ, सर। एयर ब्लो करेगा और ये दूसरे वाला पे पॉइंट भी गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा। Then, इसका जो फॉर्मूला होता है dq by dt, that is q dot basically, ये होता है HA into temperature difference, T minus T naught let's say। ये हमें पढ़ना नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है। अगर तुम केमिकल इंजीनियरिंग लोगे तो ये तुमको बहुत ज्यादा पढ़ाया जाएगा। सो जैसा मानो, एंड H is called, H को हम लोग क्या बोलेंगे वहां पर, तो क्या बोल रहे थे, कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कंडक्टिविटी की जगह कन्वेक्टिविटी, H is कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन, सीधा कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन, या फिर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड, कन्वेक्टिविटी ऑफ फ्लूइड, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन। देन कन्वेक्शन में हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है, तुमसे नहीं पूछा जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना, वो भी हमें आ रहा है क्या? कौन सा फॉर्मूला? सर dq by dt is equals to d rate of heat transfer वाला। नहीं क्वेश्चन है। dq by ये वाला सर नीचे अपने कन्वेक्शन में जो दिया ना ये वो वाला। पूछ रहे वो आता है क्या? नहीं, ये फॉर्मूला नहीं आता, कन्वेक्शन आता ही नहीं है। ओके सर। बट स्टिल थोड़ा बहुत फॉर्मूला ध्यान रखना, ऐसे T माइनस T नहीं आता है। नेक्स्ट हेडिंग दो, रेडिएशन। ये काफी लंबा चैप्टर, मतलब टाइम चलेगा। रेडिएशन पहला, it is the fastest mode of heat transfer. It is the fastest mode of heat transfer. और क्या पढ़े इसके बारे में? Does not require material medium. Yes. Does not require
material medium, heat transfer. It is transmitted in the form of EMR. EMR means electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. Basically long wavelength EMR, और wavelength जो होता है वो 7800 एंगस्ट्रॉम टू above 1 millimeter इस ऑर्डर का होता है। अच्छा, ये कौन से रीजन में लाई करेगा? अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कैसे याद किए हो? सर वही ब्लू से लेके रेड। सर वो वेवलेंथ जैसे इंक्रीज एनर्जी के टर्म्स में आती है, कम एनर्जी ज्यादा वेवलेंथ। नहीं मतलब आई मीन वो सीक्वेंस कैसे याद किए हो? रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल। सर वही एनर्जी के टर्म्स में माइक्रोवेव से खाना पक जाता है, रेडियो वेव से कुछ नहीं होता है। ठीक है, फाइन। रेडियो वेव का ऐसे भी सोचो, रेडियो वेव का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। यस सर। तो एनर्जी बहुत कम होगा। रेडियो वेव जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज करता है, तो लैम्डा काफी ज्यादा रखता है, राइट? ओके, ये जो EMR होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये फोटोन जैसा है, फोटोन की स्पीड पे ट्रैवल करता है। EMR ट्रैवल with a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second. अब कुछ थ्योरी है। Any object whose temperature is greater than 0 Kelvin will emit electromagnetic radiation in its surrounding. तो सारे ऑब्जेक्ट, बेसिकली सारे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा ही होता है। तो सारे ऑब्जेक्ट जितने भी तुम देख रहे हो, सारे ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहे हैं। तो अगर सारे ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहे हैं, इसका मतलब सारे ऑब्जेक्ट रेडिएशन कर रहे हैं, सारे ऑब्जेक्ट हीट ट्रांसफर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। फाइन। अब कितना ये हीट ट्रांसफर करेगा, ये हम लोग थोड़ी देर बाद आते हैं। किस रेट से रेडिएट करेगा वो हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं। फाइन, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके, नेक्स्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं, दिस इज किरचॉफ्स रूल। या फिर पहले एक नॉर्मल सा चीज देख लेते हैं, फिर किरचॉफ लॉ पे आते हैं। कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इस पर एक एनर्जी इंसिडेंट हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकता है इस एनर्जी के साथ? आइदर ये रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट कर सकता है, और क्या ऑप्शन है? एब्जॉर्ब कर ले और फिर रेडिएट कर दे। रेडिएट कर, ठीक है। उस इंस्टेंट, मतलब रेडिएट तो बाद में होगा, उस इंस्टेंट पे वो क्या क्या कर सकता है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले या फिर अपने थ्रू पास करा दे, राइट? एनर्जी ट्रांसमिट कर दे।
ये तीन पॉसिबल ऑप्शन है। तो मैं इसको ई आई से लिखता हूँ, इसको ई आर रिप्रेजेंट करूंगा, इसको ई कैपिटल ही लिख लेना, वो वाला ई कहीं और यूज कर लेंगे। सर इसको ई आई से क्या आ रही थी? तो जो EMR ट्रैवल्स वाला जो पॉइंट है ना, हाँ हाँ डन सर, थैंक यू। इसको हम लोग ई ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब, और इसको हम लोग ई टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एनर्जी ट्रांसमिटेड। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एनर्जी रिफ्लेक्टेड प्लस एनर्जी एब्जॉर्ब प्लस एनर्जी ट्रांसमिटेड। डन? सर यस सर। ओके। डन सर। हम लोग यहाँ पर सॉरी हम लोग इन टर्म डिफाइन करते हैं। द फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्टिविटी। क्या लग रहा है नाम से क्या होगा? कितना एब्जॉर्प्टिविटी कितने एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं गिवन एब्जॉर्ब करता है अपॉन एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी मास। इंसिडेंट। इसको हम लोग अल्फाबेट स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड इज रिफ्लेक्टिविटी। डिफिनेशन लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, तो बस टर्म लिख लो। रिफ्लेक्टिविटी क्या होगा? एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड थर्ड इज ट्रांसमिटिविटी। इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज एनर्जी ट्रांसमिटेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। ओके, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ए प्लस आर? ट्रांसमिटिविटी के लिए सिंबल क्या बोला? टाउ, वो जो टॉर्क के लिए टाउ यूज किया हो ना, टॉर्क, Okay, sir. वही वाला। इसका वैल्यू क्या होगा? 1। 1। सबको दिख गया 1 होगा? ये प्लस ये करो तो एनर्जी एब्जॉर्ब प्लस एनर्जी रिफ्लेक्टेड, डिनोमिनेटर कॉमन हो गया। एनर्जी एब्जॉर्ब प्लस रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड, दैट इज इंसिडेंट के बराबर हो गया। इंसिडेंट अपॉन इंसिडेंट, दैट इज 1। फाइन। यहाँ तो कोई दिक्कत? नेक्स्ट इज ब्लैक बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग 3 टाइप में डिफाइन किए हैं। ऑब्जेक्ट को 3 टाइप में डिवाइड किए। वन इज ब्लैक बॉडी। कभी अपने मोबाइल फोन को अगर ब्लैक कलर का है तो उसको हीट रखे हो, सन में रख दो, क्या होता है? बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा। लेकिन अगर वही वाइट है, लेकिन वही अगर वाइट फोन होगा तो क्या होगा? कितना ज्यादा हीटअप होगा? नो सर। नो सर। तो सीन क्या है कि ब्लैक बॉडी जो होता है ना, जो भी चीज ब्लैक कलर का होता है, वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ट्रांसमिट करता है।
सर एमिट भी कर देते हैं। हाँ, एमिट भी सबसे ज्यादा करता है, एब्जॉर्ब भी सबसे ज्यादा करता है। हाँ तो ऑब्जेक्ट को अभी के लिए हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी, व्हाइट बॉडी और ग्रे बॉडी। ब्लैक बॉडी जिसका एब्जॉर्बिविटी काफी ज्यादा हो, मैक्सिमम एब्जॉर्बिविटी क्या हो सकता है? 1, वो सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। बट रियल लाइफ में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर a इक्वल टू 1 हुआ तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो इसके लिए हम लोग a इक्वल टू 1 लेंगे। बट जो हमारे पास ब्लैक बॉडी है उसका एब्जॉर्बिविटी 0.95 से 0.99 वाला भी हो तो भी हम लोग इसको ब्लैक बॉडी बोलेंगे। एग्जाम्पल चारकोल ब्लैक, चारकोल ब्लैक, एब्सॉर्बिविटी 0 से 1 के बीच में हो, ग्रे बॉडी। मतलब ये काइंड ऑफ ब्लैक बोल रहा है, मतलब एग्जैक्टली ब्लैक नहीं है, ग्रे में भी तुम डाल सकते हो इसमें। और व्हाइट बॉडी जो कुछ एब्सॉर्ब ही नहीं करे, अगेन परफेक्ट व्हाइट बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता। Done? Yes, sir. नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स ऑफ हीट, गुड इमिटर्स ऑफ हीट। तो जो भी ऑब्जेक्ट जितना अच्छा एब्जॉर्बर होगा, एब्जॉर्बर, वो उतना ज्यादा हीट एमिट भी करेगा, मतलब वो उतना ज्यादा हीट रेडिएट भी करेगा। फाइन। तो जैसे ब्लैक बॉडी बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, वो उतना ही ज्यादा हीट एमिट भी करेगा। फाइन। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो। कुछ और टर्म्स, मतलब बेसिकली अभी कुछ टर्म्स ही चल रहा है, फिर उसके मेन इमिसिव पावर। जस्ट स्क्रॉल अप कीजिए। हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट इज इमिसिव पावर। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो 0 केल्विन से ज्यादा पे है, मतलब कोई एवरी ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है? एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो बहुत सारे वेवलेंथ पॉसिबल है, राइट? कुछ भी वेवलेंथ हो सकता है उसका, है ना? तो हम लोग इमिसिव टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना उसका। नहीं, अगर तुम्हारे टेम्परेचर पे भी एग्जैक्टली वेवलेंथ वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लैम्डा इनटू टी वाले पे आएंगे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वेवलेंथ का लाइट देगा, मतलब एनर्जी देगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का बात कर रहे हैं। तो इमिसिव पावर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, energy emitted per second per unit area, per second per unit area of a body at a given
temperature at a given temperature for a given wavelength range. For a given wavelength range. इसको हम लोग बोलेंगे एमिसिव पावर, कितना वो इमिट करेगा. ठीक है, एनर्जी कितना इमिट कर रहा है पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम. One more term, emissivity. Emissivity. इसका सिंबल क्या? क्या? नहीं, इमिसिव पावर का कुछ भी नहीं है, हम लोग उसको ई से ही रिप्रेजेंट कर देंगे. इमिसिविटी का ये वाला है, या फिर इसको ऐसा लिख दो. एप्सिलॉन. एक मिनट. हाँ, ये वाला एप्सिलॉन, इसको ऐसा लिख दो ई लैम्डा करके, क्योंकि फॉर अ पर्टिकुलर लैम्डा का बात करना. ये एप्सिलॉन नॉट होता है, ये एप्सिलॉन है. अच्छा, इमिसिविटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ये ध्यान देना. पावर म्यूट कर लो. Power radiated by a body at temperature T for wavelength range lambda 2 lambda plus d lambda upon power radiated by black body at temperature T, black body of identical geometry at temperature T for wavelength range lambda 2 lambda plus d lambda. तो बस ब्लैक बॉडी से कितना ज्यादा कितना कम है वो कंपेयर कर रहा है इमिसिविटी. तो इमिसिविटी का वैल्यू कितना होगा, किस रेंज में लाई करेगा? जीरो सेवन. 0.7, राइट, क्योंकि ब्लैक बॉडी का सबसे ज्यादा होता है. Right. अच्छा, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी क्या होगा फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी? 1. राइट, ब्लैक बॉडी इमिसिविटी इज 1, क्योंकि ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, सेम चीज. अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हमें एब्जॉर्प्टिविटी का वैल्यू नहीं दिया होता है और इमिसिविटी का वैल्यू दिया होता है. तो अगर हमें वैल्यू नहीं दिया हुआ एब्जॉर्प्टिविटी का, तो वी कैन टेक एब्जॉर्प्टिविटी इक्वल टू इमिसिविटी. अगर तुमको वैल्यू नहीं दिया हुआ है अलग अलग, तो फिर तुम एब्जॉर्प्टिविटी और इमिसिविटी का वैल्यू सेम ले सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए.
फाइन। सर पर जितना ऑब्जॉर्व होता है हमेशा उतना ही एमिट थोड़ी होता है। हाँ, उससे थोड़ा कम होगा, बट अगर तुमको डेटा नहीं दिया तो हम लोग इक्वल ले सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फाइन। यस। अब आते हैं फॉर्मूला पे। नेक्स्ट हेडिंग दो, स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ। तो स्टीफेंस लॉ इज फॉर ब्लैक बॉडी। इट इज फॉर ब्लैक बॉडी। इट इज फॉर ब्लैक बॉडी। सारे ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, सारे ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग थोड़ी देर बाद डिफाइन करते हैं। तो क्या क्या लगता है कि जो एनर्जी इमिटेड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? क्या लग रहा है तुम लोग को? एनर्जी इमिटेड विल बी प्रोपोर्शनल टू बॉडी के एरिया ऑफ द बॉडी। ओके, और सर उसकी नेचर पर बॉडी के। ब्लैक बॉडी मैंने पहले ही एज्यूम कर लिया। अच्छा ओके, ब्लैक बॉडी। सर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब। अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, उससे हम लोग ये बोलते हैं ना, उसके टेम्परेचर पे, राइट? तो उसके टेम्परेचर Yes, पे sir. और टेम्परेचर की फोर्थ पावर पे डिपेंड करता है। फाइन। तो स्टीफन ने बताया द अमाउंट ऑफ हीट radiated by a black body per unit area per unit time is proportional to fourth power of absolute temperature. Fourth power of absolute temperature. तो बेसिकली बोला एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 4। ये उसका स्टेटमेंट है। अगेन किसी भी लॉ को प्रूफ कर सकते हैं या नहीं? सर ये तो एमिसिव पावर है। हाँ, एमिसिव पावर। नहीं, ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कैसे सर नहीं कर सकते। डायमेंशनल एनालिसिस से कह रहे थे। नहीं, किसी भी लॉ को, जैसे F इक्वल टू gm1m2/r², F इक्वल टू kq1q2 by r², कोई भी लॉ है उसको तुम प्रूफ नहीं कर सकते हो, वही सर। वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है। तो अगेन इसको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते। अब तो ये वाला टर्म क्या बन गया? एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर। तो फॉर्मूला बन गया पावर इज प्रोपोर्शनल टू 8t to the power 4 एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज सिग्मा। इस सिग्मा को हम लोग बोलते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट, और इसका वैल्यू बहुत बढ़िया है, 5.67 into 10 to the power -8। 5678 यूनिट तुम लोगों को बताना है। सर वो पावर इक्वल होना चाहिए ना? हाँ, इक्वल हो जाएगा। इसका यूनिट क्या आएगा? सर वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन के पावर 4। फाइन। इसका यूनिट हो गया वॉट मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4।
सर आप स्क्रॉल अप करोगे क्या स्टेटमेंट? हाँ। बस सर वो एरिया सरफेस ही होता है। हाँ, जो एक्सपोज्ड एरिया है ना वो वाला है। जैसे अगर स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, अगर सिलेंडर है तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके डन सर। यहाँ पे लिख लो एक्सपोज्ड एरिया। डन। क्वेश्चन 1 सर हो गया ना एक सबका? वो वैल्यू देखनी है। मिनट सर। हाँ ओके। हो गया सर। क्वेश्चन 1, लेट्स से ये दो स्फीयर है, 1 2, इसका डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी 2 रो है। इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r, इसका स्पेसिफिक 2s, इसका स्पेसिफिक s। स्पेसिफिक हीट 2s, इसका स्पेसिफिक हीट s। इसका टेम्परेचर T केल्विन, इसका टेम्परेचर 4 टाइम्स ऑफ T इन केल्विन। केल्विन इस केल्विन दोनों। क्वेश्चन है, अब देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट काफी दूर रखा हुआ है, इन दोनों को एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं है, कुछ भी एक दूसरे से कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। जैसे मैं पापा, दीदी को बुला दीजिए। हाँ, इन दोनों स्फीयर का कोई इंटरेक्शन किसी भी चीज से नहीं है, दोनों एनर्जी इमिट करेगा। तुमको बताना है फाइंड द रेट ऑफ fall of temperature। एक मिनट रुको। find the ratio of rate of fall of temperature find the ratio of rate of fall of temperature of both of the two sphere। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं कि थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज होने के बाद। एंड एज्यूम कि दोनों ब्लैक बॉडी है। सब कुछ ध्यान देना।
हाँ कौन बताया कैसे सॉल्व करना? चलो तुम्हें टाइम दे, कितना टाइम चाहिए? सर ये 1.5 मिनट है। ठीक है 5:12 पे डिस्कस करते हैं। सर 4:4/2। 4:4/2। प्रोसेस बताओ, रैंडम रेट क्वेश्चन है। सर वो पावर का एक्सप्रेशन लिखा है हाँ दोनों के लिए। उसको किससे इक्वेट किया? सर उसको आपने जो इक्वेशन लिखा ना, हाँ सिग्मा डिफाइन 8t⁴। उसको डिफरेंशिएट। नहीं नहीं। सर पहले दोनों का हीट लॉस पर सेकंड निकालेंगे और उसको स्पेसिफिक हीट से डिवाइड करेंगे क्या? नहीं, कुछ और सोचो। जितना पावर, जितना एनर्जी लॉस हो रहा होगा या जितना पावर रेडिएट हो रहा होगा वो किसके बराबर होगा, बस ये सोच लो, क्वेश्चन खत्म। हाँ सर वो अच्छा समझ। क्या आएगा? पावर इक्वल टू सर वो एक्सप्रेशन लिखा वो डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट हो जाएगा फिर इनटू नहीं, मास। हाँ फिर ठीक है। पावर सर रेडिएटेड वही विल बी किया है। एम, ओके फाइन, एम एस इंटू dt/dt। यस पावर इज बेसिकली एनर्जी, एंड ये हो गया एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम, तो एम एस dt/dt, राइट? तो ये एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो। आगे प्रोसीड करो। जितना एनर्जी लॉस होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज, वो स्क्वायर देगा अपना सर एनर्जी। कैपिटल टी टेम्परेचर और स्मॉल टी वो है ना अपना टाइम है। टाइम। हाँ सर। हाँ सर वैसे भी 4:4/2 आ रहा है मेरा। 4:4 ओके।
तो हम लोग क्या के लिए दोनों के लिए लिखते हैं, पावर रेडिएटेड इन 1 अपॉन पावर रेडिएटेड इन 2, ये क्या होगा, सिग्मा ए टी टू द पावर 4। तो पहले वाले के लिए सिग्मा एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 4। सॉरी, दूसरे वाले के लिए सिग्मा रेडियस क्या है, 2r, तो 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर इंटू टेम्परेचर इज 40 40 टू द पावर 4, राइट। तो यहाँ से क्या आया, ये बन गया सिग्मा सिग्मा कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, टी टू द पावर 4 टी टू द पावर 4 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 4 अपॉन 4 इंटू 4 टू द पावर 4, दैट इज 1 अपॉन 4 टू द पावर 5। जहां तक किसी को कोई डाउट? तो इसमें मास नहीं लगा। नहीं, अभी मैं बस वो पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला का रेशियो निकाला हूँ, इक्वल टू एम एस डी टी बाई डी टी, बाद में करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आया 1 अपॉन 4 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू m1 s1 dt1 बाई dt अपॉन m2 s2 dt2 बाई dt, राइट। फिर वो एक m और एक 16m हो जाएगा। हाँ, तो एक का मास यहाँ से हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, फाइन 1 अपॉन 4 टू द पावर 5, m1 क्या होगा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू स्पेसिफिक इट इज 2s इंटू dt1 बाई dt अपॉन दूसरे वाले का मास डेंसिटी 2 रो रेडियस 2r, 2 रो इंटू 4/3 पाई रेडियस इज 2r 8r क्यूब इंटू स्पेसिफिक क्या है s इंटू dt2 बाई dt। यहाँ इस स्टेप तक कोई डाउट? तो यहाँ पर बहुत सारा चीज छोटा छोटा ध्यान देना था, मास को भी अलग से टर्म में लिखना था, स्पेसिफिक को भी काफी अलग दिया हुआ था, और यहाँ पर तो ब्लैक बॉडी है इसलिए दोनों का सेम ही चीज आ गया। जो क्वेश्चन होता है उसमें ब्लैक बॉडी की जगह ग्रे बॉडी दिया होता है या उसका एमिसिविटी दिया होता है, तो हम लोग उसके बारे में वो क्वेश्चन हम लोग खुद से कर लेना है। तो यहाँ से रो कैंसिल, 4/3 पाई आर क्यूब एस एस, ये क्या बन गया, 1 अपॉन 4 टू द 1 पावर by 5, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया क्या, नहीं 1 बाई नहीं 8 सर 1/8 सर 1/8 आएगा। हाँ dt1 बाई exactly dt अपॉन dt2 बाई dt। तो ये क्या बन जाएगा, 2/4 टू द पावर, मैंने उल्टा बोला। फाइन, सही। तो मैंने ये dt/dt वाला टर्म नहीं लाया था, डायरेक्टली एनर्जी इक्वेट करके डिवाइड कर दिया था। चलेगा, बट तुमसे रेट ऑफ फॉल ऑफ पूछा था ना। हाँ सर, उसमें वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि इसमें रेट सर वो इंस्टेंट पर तो सेम ही हो जाएगा ना, मतलब जब हम ए वैल्यूज यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, मतलब आंसर सेम ही आएगा। सर आपने वो दूसरा रेशियो क्या निकाले वो एक बार वापस बताओ ना। हाँ, दूसरा रेशियो नहीं, मतलब बेसिकली ये फॉर्मूला समझ में आया था? हाँ सर। पक्का? सर वो नहीं ये सर, तो- सर यही वाला पूछा था कि ये रेशियो आपने क्यों निकाला वापस से। क्योंकि पहले में पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला है ना, सिग्मा ए टी टू द पावर 4, हाँ तो सर। एक्चुअली मैंने पावर रेडिएटेड का रेशियो लिख लिया इक्वल टू एम एस डी टी बाई डी टी का रेशियो, तो वो एक ही लाइन में नहीं हो रहा था, उतना स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने 2 बार लिखा मैंने। ओके सर। ठीक है।
सर तो ग्रे बॉडी के लिए दोनों का पावर का रेशियो दिया रहेगा क्या? वहां पर क्या होगा कि एक्चुअली एक टर्म होता है इमिसिविटी, जो हम लोग पढ़े हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, ये वाला इमिसिविटी। तुमको एक का वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन में जब दिया होगा, एक का वैल्यू ई दिया होगा और एक से इसका वैल्यू 2 ही दिया होगा, तो जब तुम पावर में लिखोगे, मैं पावर में आ रहा हूँ इसके एक्सप्रेशन पे, वेट, अभी बताया नहीं हो ये, वेट वेट वेट, यहाँ तक कोई दिक्कत? साइन, अच्छा अब देखो, हमारे पास पावर का फॉर्मूला आया था फॉर ब्लैक बॉडी, हमने देखा पावर इक्वल टू सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4, सॉरी सिग्मा ए टी टू द पावर 4। अब हमने टर्म डिफाइन किया है इमिसिविटी। इमिसिविटी का रेशियो क्या था, याद करो? ये पावर रेडिएटेड बाय बॉडी एट टेम्परेचर टी अपॉन पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी। तो इमिसिविटी इज पावर रेडिएटेड बाय ग्रे बॉडी अपॉन पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, एट सेम टेम्परेचर। हाँ तो हमारे पास जो क्या आ गया, पावर रेडिएटेड बाय ग्रे बॉडी का फॉर्मूला आ गया, पावर रेडिएटेड बाय ग्रे बॉडी का फॉर्मूला आ गया, इस सिग्मा इक्वल्स टू एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी। तो ये आ गया एप्सिलॉन सिग्मा ए टी टू द पावर 4। ग्रे बॉडी के लिए फॉर्मूला होता है। इमिसिविटी का वैल्यू दिया होगा और नहीं दिया होगा तो एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी ले लेंगे। हाँ, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर ब्लैक बॉडी दे रखा है, अगर यहाँ पर इसका इमिसिविटी ई और इसका इमिसिविटी 2 ही दिया होता तो क्या डिफरेंस आता? So divide by E और 2E आ जाता है। डिवाइड बाय 3, यहाँ पर जब पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला लिखते हैं तो इसमें ये ई आता और इसमें 2 ही आ जाता एक्स्ट्रा, हाँ सर, बाकी सब कुछ सेम रहता। तो एक 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा रहता। मतलब कन्वर्ट कर लिया हमने इसको ब्लैक बॉडी में। हाँ, तो अभी के लिए मैंने ब्लैक बॉडी के लिए सॉल्व किया हुआ। फाइन। अच्छा, कंडक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए? मैंने बोला था एक क्वेश्चन अगर वो सॉल्व हो जाएगा तो फिर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज डिस्कस करेंगे। ये वाला एक ये था, ऐसा कुछ क्वेश्चन तुमको एक मिला होगा। ये हुआ है ये क्वेश्चन सॉल्व? एक ऐसा कुछ मिला होगा टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बताने को। यस नो? सर ये कहाँ के क्वेश्चन है? ये शायद मोस्ट प्रोबेबली एचसी वर्मा में है, और ये कुछ भी रैंडम डेटा ले लो, 70 केल्विन, 70 डिग्री सेल्सियस।
सर वो जो ऊपर वाला आपने बनाया वो व्हीटस्टोन ब्रिज, हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है वैसा कुछ। सर तो उसमें मतलब हीट फ्लो तो होना चाहिए ना। हाँ चलो ठीक है, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन ही दे देता हूँ दोनों, एक बार जल्दी से सॉल्व कर लो। इसका लेंथ एल के ए 2L 2K 2A L 2K A L K 2A, find the temperature of the junction। जंक्शन इसके बाद क्लास है ना या नहीं है? यस सर 9 बजे है तक। सर आज 3 क्लास। 9 बजे तक है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 अभी करो, क्वेश्चन 2 होमवर्क। सर वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो हम लोग रेशियो चेक करते हो वो इसमें काम करता है ना? हाँ हाँ परफेक्ट काम करता है, बिल्कुल सीधा उसको कन्वर्ट करना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्वेश्चन सॉल्व कर देना। सर बट ऐसे देखा जाए तो कनेक्टेड है, वो भी हीट होना चाहिए ना ओवर टाइम। एक मिनट रुक जाओ। इसका भी लेंथ एल, थर्मल कंडक्टिविटी के, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। जो कनेक्टेड है जो बीच वाला है उसके थ्रू हीट हीट फ्लो नहीं करेगा। एक्चुअली तुम सॉल्व करके देखना, देखना तुम्हारा T2 और T3 सेम आ जाएगा। ओके एक बार सॉल्व कर लो, तुमको मिल जाएगा। तो वो पहले क्वेश्चन में जंक्शन का वो इंटीजर वैल्यू है टेम्परेचर। जरूरी नहीं है, मैंने रैंडम डेटा दिया है। सर 54 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। आदित्य कैसे किया? आदित्य कैसे सॉल्व किया फर्स्ट वाला? सर वही समेशन ऑफ करंट जीरो। ये सर तो उसका ऐसा तो नहीं फ्लो, किया ना? नेट फ्लो 0 हो जाएगा। टी ले लिया हाँ सर, और फिर उससे कर दिया। हाँ सबसे हाईएस्ट ये काम किए कि नहीं किए? T माइनस हाँ 70 सर वही अपॉन किया L अपॉन बाई के ए, रेजिस्टेंस, उसको ऐसा आर किया? मान लिया। नहीं सर फाइन, यस L सर बाई, एलसीएम ऐसे ही कर लिया। किया। ऐसे फाइन। सबसे पहला स्टेप सिंपलर करो, L बाई वेरिएबल्स के को को R कन्वर्ट मान कर, लो। हाँ यस सर। हाँ एग्जैक्टली, तो तुम्हारा काम थोड़ा आसान होगा। ये बनेगा 2L अपॉन 4Ka, तो ये क्या बन जाएगा? R/2। सर आप ये बन जाएगा, एल हाँ बाई 2 के को आर लोगे तो एक 2 आर आएगा, 3 आर आएंगे। ये ये भी आर बाई 2। नहीं, ये भी तो R/2 आएगा, और ये भी R/2 आएगा, राइट? हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा T माइनस 70 बाई आर, T माइनस 70 बाई आर प्लस बाकी सारे क्या है? R/2 है ना? R/2 R/2 R/2,
t minus 60, 50 और 40। खत्म। तो ये बन गया t minus 70 plus 2t minus 120 plus 2t minus अच्छा 100। नहीं सर, मैंने 2 मिस कर दिया, मेरा 54 गलत है। नहीं 54 ही है। 3 4 5 6 7 70 equal to 70 plus 120 190 290 370 हाँ equal to 370 7 5 20 53 आ रहा है ना? एक मिनट, हाँ सॉरी 50 मतलब अप्रॉक्सिमेटली। हाँ 52 पॉइंट समथिंग। फाइन। सर वो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार दिखाइए ना, नोट कर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार देख लो, सबका डिस्टेंस वीटस्टोन ब्रिज बन रहा है ना, L by K, just a minute, 2L by K, L by 4K, 1:2। हाँ ठीक है फाइन। ओए कल किसी को टॉर्क का क्लास अटेंड करना है या टॉर्क क्लियर हो गया सबका? तो करना है। तो एक बार टेक्स्ट कर देना जिनको भी करना होगा। सर आप क्वेश्चंस कराएंगे क्या, मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, उस पे प्रैक्टिस करने के लिए? यार वो सर कॉन्सेप्ट भी थोड़ा चाहिए ना इसमें। हाँ सर वो डायरेक्ट टॉर्क लिखने आता है या टॉर्क लिखने में प्रॉब्लम है? टॉर्क लिखने में प्रॉब्लम लिखने में प्रॉब्लम है। ठीक है चलो ज्वाइन कर लो फिर, मैं आईडी शेयर सर आप करता हूँ। ऐसा करेंगे क्या कि क्लास में आप क्वेश्चन दे दीजिएगा और फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तब तक क्वेश्चन मैं ट्राई कर लूंगा, तो जो डाउट होंगे वो आप बता दीजिएगा। मैं तुमको असाइनमेंट भेज दूंगा, हाँ तुम उसके सर। डाउट पूछ लो, ठीक है? ओके सर। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बताया था कि ऐसे 3 अलग क्लोज लूप लेकर करना है ना, मतलब उससे हाँ आ जाएंगे। हाँ तुम उसका रेजिस्टेंस वाला सर्किट बनाओ ना, इलेक्ट्रिक सर्किट, और जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व हाँ करते हो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा। सर पहले तो ओके रेस तो सर। लिखेंगे ना वो रेजिस्टेंस। हाँ पहले ये वाला वीटस्टोन हटेगा उसके बाद, और फाइनली सर सॉल्व करके देखना है इसमें T2 और हाँ क्लोज लूप का पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, वो यूज कर सकते हैं क्या? तुम यहाँ से यूज कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ क्लोज लूप इसमें तुम ले रहे हो। नहीं सर वो चेक करने के बाद। तुम यहाँ से यहाँ ले रहे हो ना, तो क्लोज लूप नहीं बन रहा है ना ये, तो तुम अच्छा बोल सकते हो यहाँ से यहाँ में पोटेंशियल ड्रॉप 200 वोल्ट का है, तुम ये बोल ओके सकते हो। फाइन। यस सर। ठीक है तो मिलते हैं कल। क्वेश्चन नोट कर लिया? यस सर, हो गया। हाँ सर। ओके ठीक है, फिर कल मिलते हैं। तुम्हारे असाइनमेंट, तुम्हारे ग्रुप पे एक असाइनमेंट भेज रखा है ट्रांसमिशन ऑफ हीट नाम से, वो बुक पढ़ते रहना। फाइन, हाँ सर। उसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। ओके चलो बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। बाय सर। Yes, sir. बाय। Thank you, sir.